नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि 27 जुलाई 2026 को AIBRF ने सर्कुलर नंबर 2026-0195 इशू किया था। इस सर्कुलर के बाद सिंडिकेट बैंक रिटायरीज़ एसोसिएशन की तरफ से 1 अगस्त 2026 को AIBRF को लेटर भेजा गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन प्रोसेस और डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशन रखे गए, जो कि लेटर नंबर 199 में रिप्लाई किए गए हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिटायरीज़ की मेन डिमांड क्या थी? रिटायरीज़ की तरफ से इम्पॉर्टेंट सजेशंस था कि अपकमिंग 7th ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस में 53 ऑफिस बेरर्स की पोजीशन के लिए सीक्रेट बैलेट इलेक्शन करवाया जाए, यानी मेंबर्स या डेलीगेट्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने का प्रॉपर डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। AIBRF का आगे से रिस्पांस रहा। इसके रिस्पांस में 2 अगस्त 2026 को AIBRF ने रेफरेंस नंबर 2026-0199 के थ्रू रिप्लाई इशू किया। लेटर नंबर 199 रिप्लाई टू MS भट्ट। AIBRF ने कहा कि पहले ऑफिस बेयरर्स कमेटी की मीटिंग 17-18 जुलाई 2026 को न्यू दिल्ली में हुई थी और उसमें डिसाइड हुआ था कि अगर यूनानिमस सिलेक्शन नहीं हो पाता तो सीक्रेट बैलेट इनिशियली 3 की पॉइंट्स यानी कि 3 की पोस्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और 1 जॉइंट जनरल सेक्रेटरी तक लिमिटेड रहेगा। रिटायरीज़ का क्या पर्सपेक्टिव रहा? आपको बता दें कि यहाँ रिटायरीज़ का एक जेन्युइन पॉइंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की है तो मेंबर्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने का मैक्सिमम डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए। प्रीवियस कॉन्फ्रेंस में कॉन्सेंसस बेस्ड सिस्टम फॉलो हुआ, ये AIBRF ने भी अपने रिप्लाई में मेंशन किया है, लेकिन रिटायरीज़ की तरफ से ये कहा जा सकता है कि पुराने टाइम में जो सिस्टम फॉलो होता रहा है उसको फ्यूचर में इम्प्रूव करने की डिमांड को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले से वही सिस्टम चल रहा है। AIBRF के रिप्लाई में कहा गया है कि 53 पोस्ट पर सीक्रेट बैलेट इलेक्शन कराने से कॉन्फ्रेंस का ड्यूरेशन बढ़ सकता है और अकोमोडेशन, फूड, लॉजिस्टिक्स और इलेक्शन अरेंजमेंट्स का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो सकता है। इसके रिजल्ट में रजिस्ट्रेशन फ़ीस 6,000 से अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से लेकर 15,000 पर डेलीगेट तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। रिटायरीज़ के फेवर में जो सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शन का सल्यूशन सिर्फ फ़ीस बढ़ाने का है? क्या इकोनॉमिकल इलेक्शन प्रोसेस डेवलप नहीं किया जा सकता? क्या टेक्नोलॉजी और बेटर प्लानिंग से इलेक्शन को एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं किया जा सकता? ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। रिटायरीज़ की तरफ से ये सजेशन भी दिया गया था कि डेलीगेट या ऑब्जर्वर बिजनेस सेशन में बोलना चाहता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। AIBRF ने जवाब में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी बताई कि अगर हर इंटरेस्टेड पर्सन को स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी दी गई तो कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल बिजनेस कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन रिटायरीज़ के पर्सपेक्टिव से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को कम्प्लीटली अवॉइड करने के बजाय टाइम बाउंड स्पीकिंग स्लॉट्स, स्पीकर लिस्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। रिटायरीज़ ने बैंकिंग सेक्टर को अपनी ज़िंदगी के कई साल दिए हैं, इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वॉइस, रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन का इशू किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप का इशू नहीं होना चाहिए। क्या मेंबर्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने का मैक्सिमम डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? आज का ये बड़ा सवाल है। अगर आंसर यस है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिटायरीज़ के कंसर्न को सीरियसली कंसीडर करते हुए ट्रांसपेरेंट, प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल इलेक्शन मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। रिटायरीज़ का हक है, डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। आपके इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें रिटायरीज़ दोस्तों के साथ, ताकि उनको इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नए और नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।